तो मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आज की हमारी। जो ये मैंने आपको एक नोट सेंड किए थे, उसी से कंटिन्यू करेंगे हम। एनर्जी बैंड देखो क्या होते हैं, जो कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं हमारे, चाहे वो कंडक्टर्स हो, इंसुलेटर्स हो, कुछ भी हो, उन सब की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरह के बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक। तो ये जो एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं। वन इज द कंडक्शन बैंड, द अदर इज वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड जो है वो आउटर मोस्ट होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके रिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ये वाला। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो रिसाइड करते हैं, वो वैलेंस बैंड होता है नीचे, ये वाला। तो वैलेंस बैंड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं: द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट of an atom are known as valence electrons, and these electrons have highest energy. In case of solid, valence electrons are confined in a band. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, ये फ्री नहीं होते क्रिस्टल में। एटम के आसपास तो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड, ये जो कंडक्शन बैंड होता है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं, क्रिस्टल में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे। ठीक है। द रेंज ऑफ एनर्जीज पोसेस्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। तो जो इसमें जो एनर्जी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी, वो ऐसे ईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर की तरफ होती है ये। और जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, उसको ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप होता है, ये वाला गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इस एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम किस तरह से जो हमारे सॉलिड है उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिसमें कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब ये जैसे ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, इनके बीच में ये जो गैप है, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। दूसरे होते हैं हमारे कंडक्टर्स। इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा हो गया गैप, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, तो फ्री स्टेट में नहीं जा पाएंगे। दूसरे हमारे मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जीरो गैप होता है। ठीक है ना, कोई गैप नहीं होता इनके बीच में। तो इसलिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। ये कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। ऑन दी अदर हैंड, जो सेमीकंडक्टर है, इनमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में काफी कम गैप होता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ी बहुत, उनको आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो जंप करके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके सेमीकंडक्टर में, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, अगर उनको हम थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, तो वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो गैप होता है, दैट गैप इज वेरी स्मॉल सेमीकंडक्टर्स के केस में। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। द प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, प्योर स्टेट में होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई हैं।
जैसे कि दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन की जर्मेनियम की प्योर फॉर्म है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द होल्स इन वैलेंस बैंड, यानी N इक्वल टू NH होता है इंट्रिंसिक सैंपल केस में। इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें फ्री कैरियर बहुत कम होते हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना है आपने, तो आपको हीटिंग करनी पड़ती है। हीट करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में, फ्री कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं, होल्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं थर्मल हीटिंग से, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद आता है फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन एक तरह का प्रोबेबिलिटी देता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन। ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी भी सॉलिड में किसी कैरियर की एनर्जी E होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन E एनर्जी में होगा, उसकी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो इस फॉर्मूले से पता चलती है। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, 1/1 प्लस E रेज टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT, ये वाला। अब यहाँ पर EF को डिफाइन किया जाता है कि ये एक खास तरह की एनर्जी होती है जिसे फर्मी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, EF के यहाँ पर हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और T यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो ये आप याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी E है या होल जो भी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास एनर्जी E होगी, वो प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। देखो ये बात आप याद रखना कि जितने भी हमारे कैरियर्स होते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, वो क्रिस्टल के अंदर जहां पर भी रहते हैं, जिस जगह पर भी वो लोकेटेड होंगे, वो अपनी अलाउड स्टेट्स में ही होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि कोई भी छोटा पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो होल है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी जाके अपना आराम से रह सकता है। जो उसकी अलाउड स्टेट्स हैं बस वो वहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो एटम्स की, तो उसमें जो अलाउड स्टेट्स होती हैं जैसे 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखना पड़ता है। तो वही कंसेप्ट है। अब वो कितनी स्टेट्स होंगी, तो उसका एक फंक्शन होता है, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। उस फंक्शन को हम ये वाला फॉर्मूले से निकालते हैं, इसे कहा जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, E। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, कि हमारा जो जो भी सॉलिड है उसमें कितनी स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स भरी जा सकती हैं, जिनमें कैरियर को बैठाया जा सकता है। E एनर्जी पर अगर कोई कैरियर होगा, तो उसमें स्टेट्स की जो डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्टेट्स की डेंसिटी इतनी होगी, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इतनी डेंसिटी होगी हमारी स्टेट्स की जिनमें कैरियर्स को बिठाया जा सकता है। 4π/h³ 2me स्टार रेज टू द पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2। यहाँ पर H तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, me स्टार यहाँ पर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और E हमारे जो कैरियर की एनर्जी है, जहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना चाह रहे हैं, ई एनर्जी पर निकालना चाह रहे हैं, और EC हमारे कंडक्शन बैंड की एनर्जी है। तो पहले आप ये फॉर्मूले डेंसिटी ऑफ स्टेट का याद रख लो। अब उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड की जा सकती है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक सिंपल सी कंसेप्ट ही लगानी है यहाँ पर, कि जैसे आपको पता है कि आपकी इतनी डेंसिटी ऑफ स्टेट है GE। ठीक है, आपको पता है इतनी डेंसिटी ऑफ स्टेट है, मतलब एक तरह से आप ये समझ लो, एक खाली घर है बहुत सारे। मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो खाली हाउसेस हैं या खाली कमरे हैं, वो इतनी डेंसिटी है उनकी। अब उन खाली कमरों में या उन जगहों में जो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है ना, वो उनकी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कि अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो यानी ज्यादा कमरे भरे होंगे, प्रोबेबिलिटी कम होगी तो कम भरे होंगे। इसलिए सिंपल सी जो कंसेप्ट है वो ये है
कि अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी जीई को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एफई के साथ, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें ओवर ईसी से इन्फिनिटी। देखो ईसी हाईएस्ट एनर्जी है कंडक्शन की, उससे ऊपर जितनी भी एनर्जी पॉसिबल है वहां तक, क्योंकि देखो ईसी से ऊपर जो भी होगा वो कंडक्शन बैंड होगा सारा। ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट जा रही है ईसी से ऊपर जा रही है, तो ईसी से ऊपर जितने भी कैरियर्स होंगे वो सब कंडक्शन बैंड के ही होंगे। तो जब भी आप इंटीग्रेट करोगे एफ को जी से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास नंबर ऑफ कैरियर्स आ जाएंगे, कितने कैरियर्स आपके कंडक्शन बैंड में बैठे हैं, यानी कितनी स्टेट्स फील्ड है, वो प्रोबेबिलिटी को डेंसिटी ऑफ स्टेट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके ये आपके पास आ जाएगा। ये लिमिट्स हमने क्यों ली, क्योंकि हम कंडक्शन ईसी से ऊपर, ईसी एनर्जी से ऊपर जितनी भी एनर्जी होती है वो सब कंडक्शन बैंड की एनर्जी होती है, तो इसलिए ईसी से इंफिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो इसमें वैल्यूज पुट कर दी हमने, जो हमारे पास हमने लिखा था कि एक एफ और एक जीई चाहिए, तो जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमारी एफ की वैल्यू है और ये हमारी जीई की वैल्यू है, जो भी इससे पिछले पेज पर मैंने लिखी थी, तो उनको मैंने यहाँ पुट कर दिया एफ इंटू जीई, और हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम ईसी टू इन्फिनिटी। अब ये देखो थोड़ा सा मुश्किल है ये इंटीग्रेशन करना, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, इसकी इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि एनर्जी जो ये इंटीग्रेशन हो रही है ये डीई के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो जो यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं पहले उनको बाहर निकालते हैं। जो ई पर डिपेंड नहीं करते वो सब कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे 4 पाई हो गया, जैसे ये आपका ये 4 पाई/h³ ये पूरा कांस्टेंट है, ये 2 me स्टार की पावर 3/2 ये कांस्टेंट है, ये पूरा बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, जैसे यहाँ पर ये देखो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब अंदर आपका ये ई की पावर वाला पार्ट है, ठीक है, और जो ये बचा ई माइनस ई सी की पावर 1/2 ये इंटीग्रेशन के अंदर है। यहाँ पर हमें एक अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर में ये 1+ लिखा हुआ है यहाँ पर, 1+ ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी, इसमें 1 को छोटा मानकर, क्योंकि देखो ई की पावर तो बहुत बड़ा नंबर ही होगा जो भी होगा, तो उसे हम छोटा मानकर +1 को इग्नोर कर देते हैं, 1+ ई की पावर को ऑलमोस्ट ई की पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपॉन में आ गया 1/e की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। अब 1 इग्नोर होने के बाद अब ये जो आया हमारे पास, इसमें हम एक काम और करते हैं, ये जो ई की पावर है इसे ऊपर ले जाते हैं, मतलब ये जो ई की पावर वाला पार्ट है इसे ऊपर ट्रांसफर करते हैं, तो ये ई की पावर जो थी प्लस में थी, अब ये ई की पावर माइनस में हो गई, देखो ये, ठीक है, ई की पावर माइनस में हो गई। अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ई सी इन द एक्सपोनेंशियल टर्म। ये जो ई की पावर में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम ई सी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम, ठीक है। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो कैसे किया ये थोड़ा आपको एक बार जरा समझना पड़ेगा। यहाँ पर ई की पावर वाला जो पार्ट है ये, आप गौर से देखो इधर, यहाँ पर वैसे तो ई माइनस ई एफ लिखा हुआ था यहाँ पर इधर, अब मैंने क्या किया, ई माइनस ई सी, और यहाँ पर ई एफ माइनस ई सी लिखा है ये। अब यहाँ पर जब माइनस अंदर जाएगा, तो आप मुझे बताओ कि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ई सी जो है ये वाला, ये प्लस ई सी हो जाएगा और ई सी कट जाएंगे, तो एक तरह से हमने ई सी को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर। आएगा वही ई माइनस ई एफ, ठीक है ना, क्योंकि साइन चेंज होने से ई सी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जब मैंने इसी को सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर, तो ये ई की पावर को ब्रेक किया, फिर मैंने ई की पावर को ब्रेक किया, ये ई माइनस ई सी के टी तो दोनों के नीचे अपॉन में चला जाएगा, ये ई माइनस ई सी, इसे एक अलग एंटिटी ले लिया और
ये जो माइनस अंदर आएगा तो ई एफ माइनस ई सी, इसको मैंने अलग एंटिटी ले लिया, मतलब ई माइनस ई सी के नीचे के टी ई की पावर में, और ई एफ माइनस ई सी के नीचे के टी, मतलब ये दो टर्म में स्प्लिट कर लिया एक्सपोनेंशियल को, ई की पावर माइनस ई एफ बाई के टी और ई की पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी, दो में स्प्लिट कर लिया। अब इसको स्प्लिट करने का ये फायदा हुआ कि ये जो ये वाला पार्ट है ना, ई की पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी, इसमें ई एफ और ई सी ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाएगी यहाँ पर। ई की पावर ई एफ माइनस ई सी ये पूरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब ई वाले दो ही टर्म बची यहाँ पर, ये जो दिख रही है आपको, एक आपकी है ई माइनस ई सी की पावर 1/2, और एक ये है ई की पावर माइनस ई माइनस ई सी बाई के टी। इसमें हमने क्या किया कि ये जो ये वाला पार्ट है ना, ई माइनस ई एफ बाई के टी, इसको वाई मान लिया। ये जो ई की पावर में लिखा है ई माइनस ई सी बाई के टी, इसको वाई मान लिया, और फिर के टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उधर, ये जो अपॉन में ये वाला के टी था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वाई के साथ उधर चला गया, तो ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं ई के मतलब सिंपल डी डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ गया डी, राइट हैंड साइड पर आ गया डी वाई। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको रिप्लेसमेंट करनी है, जैसे यहाँ डी था, डी की जगह के टी डी वाई लिखा, ई माइनस ई सी की वैल्यू, ये ई माइनस ई सी की वैल्यू यहाँ रखी, ई माइनस ई सी के टी इंटू वाई रखा, तो ये उसकी पावर 1/2, और ई की पावर में जो पूरा ये था इसको तो वाई माना था हमने, तो इसलिए ई की पावर ये माइनस वाई आ गई, और जो ये डी था हमारा, ये डी ई हमारा के टी इंटू डी वाई था, तो ये हमारा के टी डी वाई यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमने लेट की थी वो वहाँ पुट करके ये वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। इसमें ये के टी एज ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर जाएगा। चलो, ये के टी की पावर 1/2 ये बाहर चला गया, मतलब ये के टी की पावर 1/2 को मैंने साइड कर लिया। अब फिर के टी की पावर 1/2 और एक के टी ये पीछे बैठा हुआ है, ये वाला के टी और ये के टी की पावर 1/2, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो के टी की पावर 3/2 ये पूरा बाहर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब अंदर आपके पास बचा यहाँ पर y की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस वाई और एक डी वाई, बस ये बच गया इंटीग्रेशन के अंदर। तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 ई की पावर माइनस वाई डी वाई। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी सीधी आप याद रखो π/4 होती है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी सीधी क्या होती है, π/4, जैसे ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख भी दिया है, ये होती है π/4। फिर जब आप यहाँ पुट करोगे इसको π/4, तो अब बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे 4π/h³ है, ये पहले से ही था, 2m ई स्टार की पावर 3/2 ये पहले से ही था। ठीक है ना, 4 का रूट जो है वो 2 हो गया, जैसे π/4 की पावर 1/2 है, तो ये पाई की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 यानी 2, ये आ गया, और के टी की पावर 3/2 ये अलग, और ई की पावर ई एफ माइनस ई सी बाई के टी ये अलग। अब ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं सारे एक साथ क्लब करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि पाई देखो दो बार आ रहा है यहाँ पर, एक पाई की पावर 1/2 है, एक ये पाई है, तो ये दोनों हो गए पाई की पावर 3/2, एक है 2m स्टार 3/2 पहले से था, के टी की पावर 3/2 और नीचे h³ ये वाला, इन सबको एक साथ क्लब करके हमने इस पूरे की पावर 3/2 कर दी। ठीक है, और फिर ये जितना भी ये पूरा कांस्टेंट है ये वाला, इस पूरे को हमने एनसी मान लिया, ये कैपिटल एनसी जो लिखा है, और इसमें ई एफ माइनस ई सी को आगे पीछे करके लिख लिया, माइनस बार कॉमन लेके, तो ये ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ ऐसे आ गया। तो ये जो हमारे पास आया फाइनल फार्मूला, दिस इज द एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड।